बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ रिजवान अब्बासी और आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। बात शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। आज सबसे पहले बात करते हैं लाहौर में स्मोक की सूरत हाल। लाहौर में 3 दिन का जो लॉकडाउन किया गया उसका भी कोई फ़ायदा खातिर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि उधर स्कूल में छुट्टियां भी की गई, रोड को मेन माल रोड को बंद भी किया गया, लेकिन स्मोक की सूरत हाल वही है और उसमें कोई बेहतरी नहीं है। यहाँ अलबत्ता जो लोगों का रोज़गार है वो ज़रूर मुतासर हुआ और लोग अपनी मजदूरी पे नहीं जा सके, जो मेहनत कश हैं उनकी दिहाड़ी नहीं लग सकी और भी कारोबारी ज़िंदगी मुतासर हुआ। वहाँ पे उसी लाइन पे 5 स्टार 2 होटल हैं, वो भी उनका भी कारोबार मुतासर हुआ। तो स्मोक का जो है वो कोई हल नहीं निकाल सके। आज भी जो लाहौर है वो दुनिया में स्मोक पोल्यूशन में 1 नंबर पे है, सबसे ज़्यादा आलूदगी लाहौर में है और इसका सद्भाव करने के लिए सिर्फ लॉकडाउन एक ऑप्शन नहीं है, और भी ऑप्शन है। गवर्नमेंट को और ऑप्शन लेने चाहिए। जो गाड़ियाँ ख़त्म हुई हुई हैं, उनके जो सलेंसर में से धुआं निकलता है उनको ख़त्म किया जाए, उनको उनको जो परमिट होता है उसको रिन्यू ना किया जाए। इसके अलावा जो फैक्ट्रियों का धुआं है उसका सद्भाव किया जाए और जो पोल्यूशन के जिससे फैलता है उन चीज़ों पर पाबंदी लगाई जाए, ताकि आलूदगी जो है वो ख़त्म हो सके। दूसरा ये भी है कि बाज़ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कटाई होती है इंडिया में, वो फसल जलाते हैं उसका भी धुआं आता है। ये भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन ये है कि ओवरऑल हमें अपने आप को अपना घर पहले ठीक करना चाहिए और उसके बाद फिर बात करनी चाहिए। इसके बाद कराची में जो शॉपिंग मॉल में आग लगी थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं। वहाँ पे उसके जो डायरेक्टर हैं 1122, उन्होंने भी ये बात वाज़ेह कर दी है। कल मैंने वीलॉग में बताया था कि आग बुझाने वाले आलात मौजूद नहीं है, तो आज उन्होंने बताया कि 90% ऐसे बिल्डिंग हैं जहाँ पे जो आग बुझाने वाले आलात हैं वो नहीं हैं। तो आज उन्होंने मेरी इस बात की भी तस्दीक कर दी। इसके बाद बात कर लेते हैं यूटिलिटी स्टोर में कीमतों के हवाले से। तो नाज़रीन, यूटिलिटी स्टोर्स में कीमतें जो बुनियादी अशिया हैं उनमें उनकी यूटिलिटी स्टोर में कीमतें ज़्यादा है और ओपन मार्केट में कम है। जिस तरह चीनी की यूटिलिटी स्टोर में कीमत है 155 और ओपन मार्केट में कीमत है 155। इस तरह चने की जो दाल है वो 252 रुपये केजी है इधर यूटिलिटी स्टोर में और 230 रुपये केजी ओपन मार्केट में है। तो इसी तरह सिला चावल है जो वो 270 रुपये यूटिलिटी स्टोर में है और 215 रुपये जो है वो ओपन मार्केट में इसका रेट है। तो नाजरीन, फिर यूटिलिटी स्टोर का गरीब आदमी को क्या फ़ायदा होगा? ये सब्सिडी फिर क्यों दे रहे हैं? गवर्नमेंट किस लिहाज से सब्सिडी दे रही है जबकि ओपन मार्केट में चीज़ें सस्ती हैं? तो ओपन मार्केट से यूटिलिटी स्टोर में हमेशा चीज़ें सस्ती हुआ करती हैं, महंगी नहीं हुआ करती। तो इस सिलसिले में मुतलका महकमे को और गवर्नमेंट को चाहिए कि उधर चेक एंड बैलेंस रखे और उनकी कीमतों को गाए बगाए यूटिलिटी स्टोर की जो कीमतें हैं उनको चेक एंड बैलेंस उसका रखा जाए। इसके बाद बात कर लेते हैं जो आज़म खान का वाक़या है। आज़म खान ने एक मैच में जो बैट पर फ़लस्तीन का झंडा लगाया हुआ था, तो एम्पायर ने उनको उनकी जो मैच फ़ीस बनती थी उसका 50% जुर्माना कर दिया है। तो ये उसको इस लिहाज से कि उसने फ़लस्तीन का झंडा क्यों लगाया, यहाँ तक नहीं कि बल्कि अगले मैच में अगर उसने झंडा लगाया तो उसको मैच से ही मैच उसको खेलने नहीं दिया जाएगा। तो इस सिलसिले में ये हुकूमत क्या पीसीबी जो है वो अभी इतनी वो हो गई है कि वो पाकिस्तान में फ़लस्तीन का परचम बैन कर दे। इस सिलसिले में लाजमी उसकी जो एहलकार हैं जो पीसीबी के, गवर्नमेंट को चाहिए कि उनके खिलाफ एक्शन ले और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए, उनको अपने ओहदों से मुअत्तल किया जाए। क्योंकि एक फ़लस्तीन का झंडा बैट पे लगाने से, फ़लस्तीन हमारा ब्रादर मुल्क है और इस वक्त वो मुश्किल हालात में है, क्या हम उसको क्या पैगाम दे रहे हैं कि हम उसकी माली जानी मदद नहीं कर सकते? और जो सिंबल के तौर पे आज़म खान ने एक बैट में उसका झंडा लगा दिया, क्या हम वो भी उसको भी बैन लगा देंगे? तो ऑफिशियल बीसीबी जो पीसीबी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये क्योंकि ये आईसीसी के अंडर टूर्नामेंट हो रहा है तो उसको में आईसीसी के रूल्स को फॉलो किया जाएगा। रूल्स कोई भी आईसीसी के हों, लेकिन हमें जो ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फ़लस्तीन हमारा ब्रादर मुल्क है और वहाँ पे मस्जिद अक्सा है जो हमारा पहला किबला अव्वल था। तो इसलिए इन एहलकारों के ख़िलाफ़
फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं बुशरा बीबी आज लाहौर सॉरी अडयाला जेल में जब खान साहब की पेशी थी तो उधर जाके गई तो वहाँ पे नामालूम अफराद ने उनकी गाड़ी का घेराव कर लिया और एहतजाजन नारे भी लगाए और इसके जवाब में जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने भी जवाब में नारे लगाए। इसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नवाज शरीफ की पेशी थी। एवन फील्ड रेफरेंस और अजीज़िया स्टील मिल्स के हवाले से उनकी पेशी हुई है और अदालत में पेश हुए और उनके वकील अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए और जो काफ़ी देर तक चलते रहे और 29 नवंबर तक ये केस की समाअत जो है मुलतवी कर दी गई है। उनके जब वो आए तब भी बड़े तादाद में कारकुनों ने उनका इस्तकबाल किया और जब वो अदालती अहाते से रवाना हुए तो काफ़ी तादाद में कारकुन भी थे नून लीग के और वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। तो नाजरीन इसके अलावा बात करेंगे एक र्यूमर चल रही है बल्कि सोहेल वड़ाइच साहब ने एक कॉलम लिखा है कि शायद इलेक्शन मुलतवी हो जाएं और इलेक्शन मुलतवी होने की वजह उन्होंने लिखी है कि काकड़ साहब और वज़ीर आला साहब जो अरब ममालिक के दौरे पर गए हैं तो उधर से उम्मीद है कि 18 से 20 से 25 अरब इन्वेस्टमेंट आएगी, 20-25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान को आ जाएगी। तो इस सिलसिले में अगर इलेक्शन जल्दी करा दिए गए तो उसका खातिर ख्वाह कोई नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को उसके आगे सबसे बड़ी रुकावट है फिर सियासी जमातें हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अटल फैसला दे दिया कि इसके मुतालिक कोई बात भी नहीं करेगा। अगर किसी साफ़ी ने बात करनी है तो वो अपनी बीवी से बात कर ले, यानी बाहर बात ना करे। लेकिन जो है कि साफ़ी की एक ज़िम्मेदारी होती है, जो ख़बर सुनता है उसको रिपोर्ट लाजमी करता है। तो ये सोहेल साहब की कॉलम में जो जंग न्यूज़ के सीनियर रिपोर्टर हैं और तज्ज़िया नगार हैं वो उनकी ख़बर है कि शायद इलेक्शन लेट हो जाएँ। लेकिन ये र्यूमर है, इसमें कोई ज़ाहिर है उन्होंने शायद अपना ज़राए के मुताबिक दी हो, लेकिन फ़िलहाल वो इतने उनके लिहाज से भी एक र्यूमर है। तो देखते हैं आगे जाकर क्या होता है। तो नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अगले वीलॉग में फिर हाज़िर होऊँगा। प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आपसे गुज़ारिश है कि मेरा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने साथ रहने वालों का ख़्याल रखें। आप खुद खुश रहें, दूसरों की मदद करें, अपने साथ जो आप लोगों के साथ लोग काम करते हैं उनका ख़्याल रखें। अगर वो हक़दार हैं तो उनकी थोड़ी बहुत मदद भी किया करें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।